हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान की बात कर लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहचान। इस टेंस के वाक्यों से हमें पता चलता है कि काम भविष्य में पूरा होगा और इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका हूँगा, चुका होगा, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। और सामान्यतः इस टेंस के वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य के होते हैं, परंतु कुछ सिंपल सेंटेंस भी इस टेंस में आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस भी इस टेंस में आ जाते हैं। पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताता है हमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसे दो कार्यों का वर्णन होता है जिनमें से एक कार्य भविष्य में दूसरे कार्य से पहले ही ख़त्म हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें ये बताता है कि एक कार्य भविष्य में दूसरे कार्य से पहले ही ख़त्म हो जाता है, मतलब इसमें दो कार्य होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसलिए इसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देख लेते हैं इस टेंस के थोड़े रूल देख लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव का यूज होता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रिंसिपल क्लॉज में। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब वाक्य का मुख्य भाग, सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं, इसमें आगे बढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसमें आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में शैल हैव का यूज बहुत कम हो गया है, इसलिए हम आई वी के साथ विल हैव का यूज ही करेंगे। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप शैल हैव लगाना चाहें तो ये भी सही माना जाएगा, वैसे विल हैव लगाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है मॉडर्न ज़माने के अकॉर्डिंग, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं आगे, मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ लेते हैं। यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है मतलब मिश्रित वाक्य है तो मुख्य उपवाक्य मतलब प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बिफोर या बैन से आरंभ होने वाले एडवर्ब क्लॉज का अनुवाद, जो सेंटेंस का दूसरा भाग होगा वो इसमें बिफोर और बैन से आरंभ होगा, तो इसलिए हम इसको एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। इसका अनुवाद वाक्य का जो दूसरा भाग है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करें। आगे बढ़ लेते हैं इसके बारे में। और इस सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव और विल हैव के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर इस टेंस में सिंपल सेंटेंस का यूज होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें शैल हैव विल हैव का यूज होगा और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं इसका एफर्मेटिव सेंटेंस। इसके एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। जैसे पहला वाक्य है, मुकेश के आने से पहले हरीश स्कूल पहुंच चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश वर्जन में बनाइए, हरीश विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर मुकेश कम्स। इसमें हरीश विल हैव रीच्ड स्कूल में हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है और जो वाक्य का दूसरा भाग है बिफोर मुकेश कम्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। हरीश सब्जेक्ट के साथ हमने विल हैव का यूज कर दिया और रीच वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड होता है, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, स्कूल के लिए स्कूल कर दिया। और बिफोर मुकेश कम्स ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। इधर मुकेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो हमने इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस का यूज किया है, क्योंकि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। देख लेते हैं अगला सेंटेंस। जैसे पिता, दूसरा वाक्य बोल रहा है, पिताजी के सोने से पहले हम अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। इसकी इंग्लिश बनेगी वी शैल बी फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर फादर स्लीप्स। वी शैल बी फिनिश्ड आवर वर्क, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, मतलब मुख्य वाक्य है। और इसके बाद बिफोर फादर कम्स, ये सेंटेंस का दूसरा भाग है, मतलब एडवर्ब क्लॉज है। तो इसमें हमने हम के लिए हम सब्जेक्ट के लिए बी का यूज किया है और उसके अकॉर्डिंग शैल बी का यूज किया है। यहाँ हम बिल हैव का यूज करेंगे। ये गलत टाइप हो गया, बी यहाँ गलत टाइप हो गया, इधर बिल हैव आएगा। हम शैल हैव के स्थान पे बिल हैव का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज कम हो गया है, तो हम इसमें बिल हैव का यूज कर सकते हैं। फिर इसमें बिफोर फादर कम्स में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में एस या ई एस लगाते हैं, जैसे इसमें लगा स्लिप्स में। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वह कल तक अपने घर पहुंच चुकी होगी। ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसे हम इस प्रकार से बनाएंगे सी विल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो। वह के लिए हमने सी का यूज किया, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज किया, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया। रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड होता है। फिर घर के लिए होम का यूज किया। कब तक? कल तक के लिए हम बाय टुमारो का यूज किया। देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के देख लेते हैं। मुकेश के आने से पहले मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँगा, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई शैल नॉट हैव लर्नड माई लेसन बिफोर मुकेश कम्स। इसमें नेगेटिव रचना प्रिंसिपल क्लॉज में होती है। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब वाक्य का मुख्य भाग। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब वाक्य का मुख्य भाग। तो हमने इसमें मैं के लिए आई यूज किया और आई के साथ सेल का यूज किया, और इसे नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सेल के बाद नॉट लगा दिया। फिर हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लर्नड का यूज किया। माई लेसन, पाठ याद करने के लिए माई लेसन का यूज किया। और किसके आने से पहले? मुकेश के आने से पहले, बिफोर मुकेश कम्स। इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दिया। देखते हैं आगे अगला सेंटेंस। जैसे अगला सेंटेंस कह रहा है सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हो चुकी होगी। तो इसकी इंग्लिश बनाई है हमने योर एग्जामिनेशन विल नॉट हैव फिनिश्ड बाय मंडे। ये सिंपल सेंटेंस है, तो हमने इसे इस प्रकार बनाया है। तुम्हारी परीक्षा के लिए हमने योर एग्जामिनेशन लिखा, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया। फिर इसे नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद नोट लगा दिया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया। फिर फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड का यूज किया। कब तक? सोमवार तक के लिए बाय मंडे का यूज किया। देख लेते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं क्या कहता है। इसके सेंटेंस देख लेते हैं। क्या घंटी बजने से पहले तुम स्कूल पहुंच चुके होगे? इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। देख लेते हैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाई है। जैसे विल यू हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। इसे इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल का यूज कर दिया। सब्जेक्ट यूज से पहले हेल्पिंग वर्ब विल का यूज कर दिया, तो ये इंटरोगेटिव वाक्य बन गया। फिर सब्जेक्ट यू के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया। फिर रीच के थर्ड फॉर्म रीच का यूज किया। फिर उसके बाद बिफोर द बेल रिंग्स का यूज किया, घंटी बजने से पहले। फिर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। वाक्य के अन्य भाग में हमने
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस। क्या दोपहर से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं कर लिया होगा? इसकी इंग्लिश देख लेते हैं कैसे बनाइए। इसे इंटरगेटिव बनाने के लिए इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज कर दिया और हेल्पिंग वर्ब सेल के बाद सब्जेक्ट आई का यूज किया और इसे नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दिया, तो ये इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया, फिर फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड का यूज किया, फिर अपना काम के लिए माई वर्क का यूज किया। कब से पहले? दोपहर से पहले, बिफोर नून। अब देख लेते हैं इसके WH टाइप के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। WH टाइप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर उस WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब सेल या हैव, सेल या बिल का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर WH सेंटेंस का वाक्य नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देख लेते हैं इसके वाक्य। जैसे परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुके होगे? तो इसकी इंग्लिश देखते हैं। हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस? कितना काम के लिए हमने हाउ मच वर्क का यूज किया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया। फिर यू सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया। फिर करना के लिए डू आता है और डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। फिर उसके बाद बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, परीक्षा आरंभ होने से पहले के लिए हमने बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस का यूज किया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है मेरे आने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके होगे? तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हम पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे क्यों की इंग्लिश बनेगी वाई। फिर हेल्पिंग और बिल का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के इसमें यू है तो इसके अकॉर्डिंग बिल का यूज हो गया। और सब्जेक्ट यू के बाद नोट का यूज किया। नहीं के लिए हमने नोट का यूज किया। फिर इसमें नोट के बाद हेल्पिंग और हैव का यूज किया। फिर लिखना के लिए हमने राइट का यूज किया। राइट के थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है तो रिटर्न कर दिया। लेटर के लिए लेटर ऑब्जेक्ट के लिए लेटर कर दिया। और मेरे आने से पहले के लिए बिफोर आई कम का यूज कर दिया। आज के लिए इतना ही।